Welcome students once again to the class in which we are discussing revaluation of assets and reassessment of liabilities. This is a part 3 on the same topic, admission of a partner. In this class, we will discuss why this revaluation of assets and reassessment of liabilities need to be done in the books at the time of admission of a partner. So let's start the topic. Now, in this topic, ये रिवैल्यूएशन हमारे को क्यों करनी पड़ती है? बेसिकली रिवैल्यूएशन बेसिकली इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपको पता है आपकी बुक्स में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे लैंड है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, कुछ मशीनरी की एसेट डिक्रीज हो सकती है, तो उसकी जो इंक्रीज और डिक्रीज का नेट इफेक्ट है वो हमारे को निकालना पड़ता है, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज को भी चेक करता है। कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो लायबिलिटी आज की डेट में नहीं है लेकिन बुक्स में मेंटेन है अभी भी, या कोई लायबिलिटी ऐसा तो नहीं जिसकी बुक्स में ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है और पे अब कम करनी है, या कम वैल्यू लिखी हुई है ज्यादा पे करनी है। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी में ऐसा कुछ सिनेरियो आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज का, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी का, उसको हम एक नया अकाउंट बना के रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं उस ट्रांजेक्शन के थ्रू, कि रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो रहा है उस सिनेरियो के अंदर, मतलब जो हमारी इंक्रीज है टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज की, और जो हमारी डिक्रीज है उसके कारण, तो जो भी हमारा इंपैक्ट आएगा उसको हम एडजस्ट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, उनके ओल्ड पार्टनर्स के अंदर हम बांट देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर्स ओल्ड का ही काम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो उनका नुकसान उनसे लेना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हम जो बात कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओवर टाइम is known as revaluation of assets. In case of liabilities, it might be possible that amount payable is different from the value recorded in books. तो इसलिए हमारे को जो अकाउंट नया ओपन करना पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसका जरूरत है कि हमारे को कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाए। और जैसे ही हमारा कैलकुलेशन पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दें। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ये डिवाइड होगा, नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। तो जो मैंने बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, गेन और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया रिवैल्यूएशन के टाइम पे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, उसको मेरे को अपनी न्यू बुक्स के अंदर कैसे दिखाना है वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। पार्टनर्स चाहते हैं कि मेरे को न्यू जो बैलेंस शीट बनेगी अब से, उसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं वो न्यू दिखाने हैं, या सेम टू सेम ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही चलना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है उसके अंदर। वो डिसाइड कौन करेगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे हमने किसके फॉर्मेट को हमने चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल डिसाइड कि मेरे को किसके अकॉर्डिंग चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो पार्टनर्स हैं वो अपने अकाउंट्स को दो तरीके से लगा सकते हैं कि हमारे को एसेट्स और लायबिलिटीज विल अपीयर एट द रिवाइज्ड और न्यू रेट्स, और एसेट्स और लायबिलिटीज विल अपीयर एट द ओल्ड वैल्यूज। तो अगर पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो मेजरली फर्स्ट थिंग कि उनको अगर तो न्यू वैल्यूज कंटिन्यू करनी है, तो अगर अपनी बुक्स में अपनी न्यू वैल्यूज कंटिन्यू करनी है तो उनको रिवैल्यूएशन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको अपनी बुक्स में वैल्यूएशन पुरानी ही रखनी है तो उसके लिए हम रैंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है और कैसे अकाउंट बनते हैं उसको समझने के लिए पहले वो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसको क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। पहला, अगर हम देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो हमने जो बात की थी, तो ये फॉर्मेट सेम पुराना जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनता था वैसा ही बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। देखिए, अगर सबसे पहला कोई भी चीज मेरे एसेट में इंक्रीज हो रही है, कोई एसेट अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे आएगी। कोई भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आएगी। इसके ऑपोजिट्स, अगर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी
इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आएगी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आएगी, अगर आपकी कोई भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आएगी, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो यहाँ पे आएंगे, और कोई भी एक्सपेंस मैं करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं तो मेरे को एसेट्स और वैल्यू को रिवैल्यूएट कराना पड़ेगा, वैल्यूएट कराना पड़ेगा, तो हम कोई भी वैल्यूएटर को बुलाएंगे और उसकी वैल्यू असेस करेंगे तो कुछ चार्जेस लेता है, या कोई और खर्चा जो रिवैल्यूएशन के टाइम पे हो रहा है वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे पे करेंगे। अगर वो खर्चा मैं पार्टनर को पे करता हूँ तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, तो उसको रेम्यूनरेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो कोई भी पार्टनर्स अगर हम असाइन करते हैं पार्टनर को कि सारी रिवैल्यूएशन, सारा खर्चा रिवैल्यूएशन का वो बेयर करेगा, तो उस केस में हम पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट पे कर देते हैं। सपोज मैंने बोला कि पार्टनर को मैं 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, और जो भी खर्चा होगा रिवैल्यूएशन के पर्पज से वो 4,000 होता है या 7,000 होता है, तो हम उसको 5,000 दे चुके हैं, उसको अपने आप बेयर करना है ये खर्चा, तो हम सिर्फ 5,000 की एंट्री करेंगे, इस दोनों खर्चों की एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री आ जाएगी, और वो एंट्री हम यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। अब अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड लेस, डेबिट साइड अगर ज्यादा आ रही है, तो मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा, उसको यहाँ पे लिखूंगा, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उस पर ट्रांसफर कर देना है हमारे को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा आती है और क्रेडिट साइड कम आती है, तो मेरे को यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और दैट इज आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो जो मैंने बताया आपको वो इस अकाउंट में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इन क्लियरिटी, कि आपको पता चले कि कैसे लिखना है। तो कोई भी एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, कोई भी एसेट्स अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका डेबिट साइड पे आएगा, कोई भी लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आएगी, कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, कोई भी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो आपकी डेबिट साइड पे, अनरिकॉर्डेड एसेट आपका क्रेडिट साइड पे, आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो यहाँ पे, तो आपका कोई पार्टनर्स को पैसा पे कर रहे हो एक्सपेंसेस के पर्पज से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे। मेजरली आपको ये लेके चलना है, कोई भी फायदा हो रहा है तो आपका इस साइड आना है, कोई भी नुकसान हो रहा है तो आपका इस साइड आना है। मेजरली इनकम सारी इस साइड आनी है, एक्सपेंडिचर सारे इस साइड आनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सेकंड, अब इसके ऊपर हमें एंट्रीज करनी है। एंट्रीज मतलब हमारे क्वेश्चन आता है कि जनरल एंट्रीज करो आप पूरे इफेक्ट की, तो जो भी आपकी इस साइड को एंट्रीज हैं तो आपने सिंपल सा काम करना है, उसकी एंट्रीज क्या लिखनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एसेट्स अकाउंट, अगर एसेट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे यूज कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह जाती है तो वो भी आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और पैरेलली अगर आपने कोई खर्चा पे किया है तो दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर द एक्सपेंसेस यू पेड, जो भी खर्चा आपने पे किया है, तो ये आपकी एंट्रीज हो जाती हैं इस साइड की बेसिकली। अगर आपने कोई पार्टनर्स को एक्सपेंस दिया है पे करने के लिए कि वो पे करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस केस में हमारी एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी डेबिट साइड की एंट्रीज होगी, कौन सी, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। तो फर्स्ट मैंने यूज किया है पहले 3 के लिए, फिर मैंने सेकंड यूज किया इसके लिए, और थर्ड इसके लिए। फोर्थ एंट्री क्या होगी, तो फोर्थ एंट्री को करने के लिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, तो दोबारा लिख रहा हूँ फोर्थ एंट्री, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए टू बी टू सी, जितने भी पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है आपने, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, क्लियर। और ये आपकी फोर्थ एंट्री होगी इस पार्ट की। अब अगर आपकी एंट्री इस साइड है तो क्या एंट्रीज होंगी, अगर हम दोनों को लेके चलें या तीनों को लेके चलें तो उसकी हम एक एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, जो भी आपका एसेट है उसको आप डेबिट करोगे, जो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है उसको डेबिट करोगे, और जो आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई भी रिकॉर्ड अपने एसेट छूट गया या आपका खत्म हो चुका है लेकिन अब बिक रहा है वो, तो कोई भी ऐसा एसेट है तो उसको तीनों को डेबिट करना है हमने, और क्रेडिट करना है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा,
तो आपकी ये एंट्री होगी। सेम एंट्री मैंने नेक्स्ट पार्ट में करी हुई है, तो आप उससे एक बार नोट डाउन कर सकते हो। तो उसकी क्या एंट्रीज है, बेसिकली जो हमने एंट्रीज पीछे करी है वो सारी हमने यहाँ लिखी हुई है। जो डेबिट साइड की एंट्रीज हैं वो मैंने पहले लिख दी है आपकी। जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं वो मैंने सेकंड पार्ट में लिखी हुई है। एक्सपेंस पे करने की एंट्री ये है, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देने की एंट्री ये है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये है, और रिवैल्यूएशन की एंट्री ये है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जस्ट समझाने के लिए आपको कि फर्क क्या पड़ता है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूँ। मैंने बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स लिखी हुई है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है मेरे को। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को दे रखी है सपोज 1 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है मेरे को 2 लाख रुपीज, और नीचे को एडजस्टमेंट दे रखी है आपकी कि लैंड और बिल्डिंग आपकी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, और प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है बाय 10%। ऐसे ही आपको लाइबिलिटीज में दे रखी है क्रेडिटर्स, उस पर लिखा हुआ है कि उसकी जो क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 की वैल्यू के हैं, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है क्रेडिटर में से एक क्रेडिटर ऐसा है जिसकी लाइबिलिटी थी 500 रुपये, अब उसको हमने कुछ भी पे नहीं करना। अब उसकी एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, मतलब हमारे को पे नहीं करना, उसने डिस्काउंट दे दिया हमारे को सपोज सॉर्ट ऑफ, तो वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने बताया था आपको, जो भी एसेट्स के आपके इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये अप्रिशिएट इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और जो इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जो डिक्रीज कर रहा है एसेट टू प्लांट एंड मशीनरी 10% से, तो 20,000 वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो 20,000 रुपये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। ऐसे ही आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी बाय क्रेडिटर्स, और आपका 200 रुपये का यहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे हम, ये 20,000 है यहाँ पे और यहाँ पे 10,200 है, तो जो बचेगा आपका वो आपका लॉस है, तो लॉस आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल सा अकाउंट है, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है कि इसकी वैल्यू सपोज 1 लाख से 1,10,000 चलेगी, तो 1,10,000 से मैंने सिंपल क्या किया, 1,10,000 से सिंपल मैंने क्या किया, माइनस किया 1 लाख को, जो 10,000 का इफेक्ट था, 10,000 का इफेक्ट था, वो मैंने यहाँ शो कर दिया। ऐसे ही इस केस में जो रिड्यूस हुई वैल्यू, अब वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी होगी, 1,80,000 होगी। अब क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, हो सकता है ये दे दें, जैसे मर्जी आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना है। होप इट इज क्लियर। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमारी एसेट्स जो है या लाइबिलिटीज जो है उसको हम ओल्ड वैल्यू पे कंटिन्यू करेंगे, हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर पुरानी वैल्यूज को ही लेके चलेंगे। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको हम जस्ट एडजस्ट करेंगे। और जस्ट कैसे करना है, पहले सेम काम करना है हमने, हमें बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन, उससे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस। तो बेसिकली अब क्या करोगे, अब सारी एंट्रीज करोगे जो भी आपकी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड की थी और जो आपकी क्रेडिट साइड की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एंट्री करोगे और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप प्रॉफिट या लॉस को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। तो सीधी सी बात है, जो भी पार्टनर्स हैं आपको उनको सिंपल एंट्री क्या होगी आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए टू बी टू सी, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि सारी एंट्रीज करी हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम रिवैल्यूएशन वर्ड लिख रहे हैं वहाँ पे हमारे को मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन लिखना है, तो मैं MEMO डाल देता हूँ इसके अंदर। दैट मीन्स हमारे को यहाँ पे वर्ड यूज करना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जहाँ पे भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है वहाँ पे आप उसके आगे मेमोरेंडम डाल दो। अब उसी एंट्रीज को, जो हमने एंट्रीज करी है सारी की सारी, उसको हमने रिवर्स करना है। तो जो भी हमारी डेबिट साइड की एंट्री जो हमने पहले की थी उसकी रिवर्स एंट्री करनी है हमने, जो हमने क्रेडिट साइड की एंट्री करी थी उसको भी रिवर्स कर देना है। जैसे हम नॉर्मल केस में डेबिट साइड में जो एंट्री करते थे उसको रिवर्स करके पहले हम लिखते थे रिवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लायबिलिटीज, जो भी एसेट आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, और अब इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो मैंने बोला था आपको मेमोरेंडम, तो MEMO
और रिवर्स एंट्री क्या करोगे, अब एसेट्स को डेबिट करोगे, लायबिलिटीज को डेबिट करोगे और मेमोरेंडम को क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन। तो वो मैंने करके दिखा रखा है, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। सेकंड केस, ये एंट्रीज हैं। पहली एंट्रीज हमने की थी मेमोरेंडम टू एसेट्स लायबिलिटीज टू अनरिकॉर्डेड, अब इसी की रिवर्स एंट्री हमने कर दी, एसेट लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड टू मेमोरेंडम। और क्रेडिट साइड की एंट्री हमने की थी एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही थी और एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे थे और अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो उस केस में एंट्री थी आपकी। तो इसकी रिवर्स एंट्री हम ये कर देंगे कि हम मेमोरेंडम को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ये। अब लास्ट एंट्री, जो नेट प्रॉफिट हमने जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको भी हमने रिवर्स करना है। तो यहाँ पे लेकिन हमने जो एंट्री रिवर्स करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर को ऐड करेंगे। तो चारों पार्टनर, जो भी नया पार्टनर है, 3 है 4 है जो भी है, तो उनको हमने रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में डाल देना है और इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो लेनी है वो न्यू लेनी है। सो होप दिस इज क्लियर। सो we will through with this topic. This is revaluation and memorandum of revaluation. We discuss all the topic. Now you can solve questions, and in case any problem we can write back to us or you can contact us to the WhatsApp. So thank you.